तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने विशेष रूप से किसकी व्याख्या की है? इन्होंने विशेष रूप से किसकी व्याख्या की है? तो इन्होंने विशेष रूप से किस चीज की व्याख्या की है? पहला ऑप्शन है भारतीय अर्थशास्त्र की, ठीक, भारतीय अर्थशास्त्र की, भारतीय दर्शन की या भारतीय राजनीति की, इनमें से कोई नहीं। देखो इनकी बहुत बड़ी बुक जो है वो यही है, भारतीय दर्शन या द इंडियन फिलोसफी, है ना। तो ये इनकी बहुत बड़ी बुक थी, इसीलिए हम इनको लेखक भी बोलते हैं, बहुत बड़ा, है ना। तो भारतीय दर्शन हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इन्होंने ये वाली बुक लिखी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस विषय में मास्टर डिग्री पूरी की थी? तो भारतीय दर्शन में जो बुक लिखी है वो क्यों लिखी होगी? क्योंकि दर्शन शास्त्र में ही इन्होंने मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट करी थी। नेक्स्ट डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसके लिए जीवन बिता दिया? किस चीज के लिए जीवन बिता दिया? इन्होंने ज्ञान और सत्य के लिए। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर सभी आत्माओं की आत्मा है, परम आत्मा है और परम चेतना है। ये कथन किसका है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पेल्डिंग ऑफिसर के रूप में चुना गया, है ना। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीजें। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श कौन थे? राधाकृष्णन थे। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कब कार्य किया था? 1948 में। 47 में देश आजाद हुआ था और ये यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बन गए थे 48 में ही, है ना। और 48 में ही जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो भी बन गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में चुना गया? तो कब चुना गया? 1953 में। ए ऑप्शन जो है हमारा ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो भारत के राष्ट्रपति कब बने? ये 1962 में, है ना। 52 में क्या बने थे? ये 1952 में बने थे पहले उपराष्ट्रपति और 62 में बने हैं ये राष्ट्रपति, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, बिल्कुल 10 साल बाद में राष्ट्रपति बन गए सीधा उपराष्ट्रपति से, है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहित्य अकेडमी फेलोशिप कब मिली है इनको? तो इनको कब मिली है? 1970 में। बी ऑप्शन जो है हमारा ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस वर्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन को टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया था? तो 1975 में दिया गया था। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो 2 अक्टूबर तो आपको याद ही होगा, ईयर भी याद होना चाहिए। 1869 में जन्म हुआ था गांधी जी का। गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की जो पुस्तक है वो किस वर्ष में लिखी थी? 1909 में लिखी थी। गांधी जी इंग्लैंड होते हुए भारत कब आए? कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। कैसे आए थे? इंग्लैंड होते हुए आए थे। और कब आए थे? 1915 में आए थे। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत करी? है पीछे रह गया क्या थोड़ा सा? नहीं, तो मैं गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत करी? ठीक है, तो किस, ये यहाँ पे ईयर जो है वो यहाँ पे ईयर जो है ये हमारा बेसिकली यहाँ पे थोड़ा छूट गया है ना। तो यहाँ पर है कि गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत करी, है ना। तो हमें यहाँ पे कौन से उसमें जाना है? अच्छा, कौन सा वाला किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो हमें ईयर भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ईयर कौन सा है ना। असहयोग आंदोलन कब करा था, या खेड़ा आंदोलन कब करा था, है ना। तो ये यहाँ पे ईयर जो है वो कैसे भी वो छूट गया है, इधर भी नहीं है ना। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से जो आंदोलन है वो कब कब आए हैं, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि जो असहयोग आंदोलन है ये कब आया था? 1920 में आया था, है ना। यहाँ पर भी आप याद कर सकते हो सारी की सारी चीजें। असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में आया था। और इसके बाद जो खेड़ा आंदोलन है वो 1918 में आया था, ठीक है। और जो खिलाफत आंदोलन है, ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन है ये कब आया था? तो ठीक है जी, खिलाफत आंदोलन का तो मुझे पता ही नहीं है ना। ये शायद हमने लिखा भी नहीं है खिलाफत आंदोलन, है ना। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये तो हमने लिखा भी था ऊपर जहां पर हम पढ़ रहे थे, है ना। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 1930 में आया था, है ना। तो आप ये तीनों है ना याद कर लेना। यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहे हैं ये हमें पता ही नहीं है ना। नेक्स्ट है गांधी जी ने नमक कानून जो है ये बहुत आ गया तो, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? 1930 में तोड़ा था। कहां पर है 1930? ये है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैगजीन ने किस वर्ष गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित करा था? कब करा था मैन ऑफ द ईयर घोषित? 1930 में। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है ये हो जाता है करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर भी मैंने क्रम से ही दिए हुए हैं ईयर, है ना। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता जो है वो किस वर्ष में संपन्न हुआ था? 1931 में। गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका जो है वो कब स्टार्ट करी थी? 1933 में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के पत्र का नाम क्या था, है ना? तो गांधी जी ने जो साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, साप्ताहिक पत्रिका, उस पत्रिका का नाम क्या था? हरिजन था, है ना। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना जो है वो कब प्रस्तुत करी थी? तो 1937 में करी थी। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। गांधी जी की हत्या कब हुई थी, है ना? हत्या कब हुई थी, कहाँ हुई थी, दोनों चीजें, और किसने करी थी, तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो 30 जनवरी 1948 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आंदोलन भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन था? ठीक है, तो पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह जो है ये पहला आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, यहाँ पर मना कर दिया था जवानों ने कि हम गोली नहीं चलाएंगे, गांधी जी के साथ जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर। नेक्स्ट है, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया था? तो चंपारण आंदोलन जो है इसी के माध्यम से ही इन्होंने प्रवेश किया था, यानी यही पहला इनका बेसिकली आंदोलन था, है ना। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जो है वो जीवित रहेगा? तो जो कराची अधिवेशन था उसमें बोला था गांधी जी ने। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, सत्याग्रह जो है उसका मतलब क्या होता है? सत्य पर डटे रहना इसका मतलब होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विचार में सत्य, भाषण में सत्य और कार्य में सत्य होना चाहिए। ये चीज किसने बोली है? सत्य वाली गांधी जी ने बोली है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गांधी जी के शैक्षिक प्रयोग स्थल टॉलस्टॉय फॉर्म जो है वो कहाँ पर है ना। बेसिकली ये यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड प्रयोग करते थे, है ना। तो ये जो टॉलस्टॉय फॉर्म है, ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, जहां पर ये अपनी वकालत की पढ़ाई करने गए थे, है ना। नेक्स्ट है, गांधी जी के ऊपर भक्ति का वास्तविक स्वरूप जो है वो क्या है? तो मानव सेवा है, क्योंकि ये मानव सेवा को ही सर्वोपरि मानते थे, यानी कि सबसे बढ़िया जो चीज है वो मानव सेवा है। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार सबसे अधिक प्रभाव जो है गांधी जी के ऊपर वो किसका था? गीता का था। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत जो है वो क्या है? तो शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या है? मातृभाषा में होनी चाहिए पढ़ाई, स्टार्टिंग में, बिल्कुल करेक्ट बात है। शिक्षा पूर्ण मानव का विकास करे, ये भी करेक्ट है। और शिक्षा हस्तकला केंद्रित हो, सारी चीजें सही हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विचारक उद्देश्य में आदर्शवाद, विषय वस्तु में प्रकृतिवाद और पद्धति में परिणामवादी थे? कौन थे? गांधी जी ही थे। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया है? तो इन्होंने किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया था? कि बच्चों को प्यार से समझाइए, है ना। यानी सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विषय वस्तु गांधी जी के विचारों के अनुरूप नहीं थी? यानी गांधी जी किस चीज के अगेंस्ट में थे? किस चीज के अगेंस्ट में थे? आनुवांशिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है, गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम जो है वो क्या माना है? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा माना है, कि मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। गांधी जी ने उच्च शिक्षा को किस क्षेत्र में रखा है? उच्च शिक्षा को इन्होंने निजी क्षेत्र में रखा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का जो किरदार है उसको किसने निभाया है? ब्रेन किंग्सले ने निभाया है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी लिखी है, और हिंद स्वराज भी, और सत्याग्रह भी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। साबरमती आश्रम जो है ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साबरमती आश्रम से दांडी तक की जो यात्रा थी वो कितने दिनों में तय करी थी? 24 दिनों में तय करी थी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बना करके रखा गया था? कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस, पुणे में। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है ना? तो महात्मा बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू किसने बोला था? बापू किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। और गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? चर्चिल ने। और महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने बोला था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, BD 101, 102, 103, 105, 105 में जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के आपको ये एनवायरमेंटल एजुकेशन के नोट्स मिलेंगे। ये जो नोट्स होंगे वैसे ही होंगे जैसे हम यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वैसे ही होंगे सेम नोट्स, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और प्लस MCQs मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना, तभी आप MCQs को अच्छे से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स और MCQs दोनों चीज़ें मिलेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा इस कोर्स में आपको और क्या क्या मिलने वाला है, तो इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं ये नोट्स और MCQs तो मिलने ही वाले हैं। जो MCQs हैं वो विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलेंगे। पहले विद आंसर वाले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप लगाइए कि आपके कितने अच्छे निकलते हैं। वो विदाउट आंसर वाले भी मिलेंगे तो उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज इस बार दे रहे हैं, वो होने वाली है आपका क्विज। ठीक है, क्विज होने वाली है। और ये जो क्विज होने वाली है इसमें क्या होगा, तो इसमें एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनकी क्विज बना बना के डालेंगे। तो वो क्विज में जाकर के आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके वहां पर 50 में से आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इवन 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक यूनिट के 50, है ना, वो वाले क्वेश्चंस हम देंगे। वहाँ यूनिट वाइज क्विज होगी, तो यूनिट फर्स्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में फिर आप जो MCQs हैं उनको पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद में फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं और उसके बाद में फिर आप क्विज लगा करके जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्विज को करना। तो ये क्विज भी आपको मिलेगी इसी के अंदर ही। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं 300 रुपीज में। ठीक है, तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद जी जो है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म आप सबको याद ही है, 1863 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में जन्म हुआ था इनका। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ। ठीक है, और 23 साल की उम्र में फिर इनका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? विवेकानंद। ठीक, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के लिए प्रथम बार कब प्रस्थान किया था? तो प्रथम बार कब प्रस्थान किया था? 1893 में। देखो आपको कितनी अच्छे से याद रहेगा, है ना। आप याद रखो 23 साल की उम्र में इनका नाम चेंज हो गया, 30 साल की उम्र में ये कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। आपको बस इनका जन्म याद होना चाहिए। जन्म क्या है? 1863 है ना। 1863 में आप 23 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 1886 हो जाएगा। तो 1886 में क्या हुआ? इनका नाम चेंज हुआ, है ना। 1863 में 30 ऐड कर दो, कितना हो गया? 1893 हो गया। तो 1893 में क्या हुआ? ये प्रथम बार अमेरिका गए, है ना। तो इस तरीके से याद करोगे तो जल्दी से याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस धर्म सभा में भाग लिया था वह कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? अमेरिका के शिकागो शहर में हुई थी। आप शहर का भी नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि शहर के नाम से भी आ सकता है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आध्यात्मिक सत्य पर किसका अधिकार होना चाहिए? तो किसका अधिकार होना चाहिए? पंडितों का। और जैसे कि प्रेम भाई बोल रहे थे कि पंडितों का मतलब यहाँ पे किससे है? जो ज्ञानी हो, है ना, ताकि वो उसका अर्थ अच्छे से निकाल सके। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी ने बालिका विद्यालय में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? तो किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? इनके अनुसार केवल महिलाएं होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी के विरोधी थे। स्वामी जी के कौन विरोधी थे? स्वामी जी किसके विरोधी थे? स्त्रियों की हीनता के, है ना। यानी कि जो स्त्री है वो हीन नहीं है, वो इंफीरियर नहीं है, वो छोटी नहीं है किसी भी बात में, है ना। और स्त्रियों की दीनता के, यानी कि जो स्त्री है उन पर दीनता दिखाने की जरूरत नहीं है ना। उनका सशक्तिकरण करो बस, है ना। और स्त्रियों की पराधीनता की, यानी कि जो स्त्री है उनको किसी की जरूरत नहीं है ना। कि जैसे कि उस टाइम पे सोचा जाता था कि एक मर्द का होना जरूरी है एक स्त्री के लिए, है ना, उसके जीवन भरण पोषण और सारी चीजों के लिए। तो ये उसके भी अगेंस्ट में थी, है ना। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी ये मानते थे स्त्रियों का सशक्तिकरण करो। ठीक, नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य जो है वो क्या है? तो आध्यात्मिक विकास है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन जो है वो कैसा है? विस्तृत और समन्वयवादी। ठीक है, डिटेल्ड में भी है जीवन दर्शन और समन्वयवादी भी है।
तो यानी दोनों जो है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी डैश प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है। किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है इन्होंने? व्यवहारिक शिक्षा पर। तो हमारा जो ये ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। देखो तकनीकी शिक्षा तो उस टाइम पे थी ही नहीं, है ना, और औद्योगिक शिक्षा जो है वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी, और ये वैसे भी अपेक्षा है तो ये तो वैसे भी गलती हो जाएगा। और सैद्धांतिक शिक्षा उस टाइम पे थी, पर इन्होंने जो बल दिया है वो व्यवहारिक शिक्षा पे दिया है। नेक्स्ट है, आपको कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक होना चाहिए, सिद्धांतों के ढेर ने सारे देश का नाश कर दिया है। किसने बोला था? ये स्वामी विवेकानंद जी ने। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू प्रेम भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। किसने बोला है ये? तो ये भी स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक जो है वो कैसे होने चाहिए? आत्मज्ञानी होने चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षा द्वारा बालक के कौन कौन से विकास करे जा सकते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी का आपको पता है, इन्होंने ये बोला था जितने भी टाइप के विकास हो सकते हैं सारे के सारे विकास हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का प्रयोग करके, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है? सारे के सारे विकास, यानी शारीरिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी, सारे के सारे विकास करे जा सकते हैं शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट है, विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? कौन कौन से उद्देश्य हैं? शारीरिक और मानसिक उद्देश्य भी हैं, नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य भी हैं, और विश्व बंधुत्वता की भावना का विकास ये भी है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व बंधुत्व का मतलब क्या हो गया कि पूरा जो देश है उसको अपना बंधु मानना है, उसको अपना फ्रेंड मानना है, दोस्त मानना है ना। तो ये तो आप उसी चीज से समझ गए होंगे जो इन्होंने भाषण दिया था अमेरिका में कि द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो इसीलिए तो बोला था विश्व बंधुत्व की भावना थी इनके अंदर। ठीक, नेक्स्ट है, शिक्षा मनुष्य का निर्माण। अच्छा, शिक्षा मनुष्य का निर्माण की शिक्षा है ना। ये किसने कहा है? तो विवेकानंद जी ने कहा है। शिक्षक एक दार्शनिक मित्र और पथ प्रदर्शक है। किसने बोला है? विवेकानंद जी ने बोला है। स्वामी विवेकानंद जी के मुख्यतः किस पद्धति के समर्थक थे? तो ये गुरुकुल पद्धति के समर्थक थे, यानी कि इनको ये लगता था कि गुरु के ग्रह में जाकर के शिक्षा लेनी चाहिए, यानी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा लेनी चाहिए, है ना। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा कैसी है? गुरु ग्रहवास। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मूल तत्व जो है वो कितने हैं? तो कितने हैं? एक है। और कौन है मूल तत्व? केवल और केवल एक, यानी कि ब्रह्मा, है ना, यानी कि ब्रह्मा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। योग साधना के लिए विवेकानंद जी ने कितने सोपान माने हैं? तो कितने सोपान माने हैं इन्होंने? 5 सोपान माने हैं। इनके बारे में हम योग वाले सब्जेक्ट में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते थे? तो सर्वश्रेष्ठ विधि ये किसको मानते थे? अध्ययन की, योग को मानते थे कि योग से सब कुछ हो सकता है। गुलाब अपने स्वभाव से सुगंध जिस प्रकार से वितरित करता है उसी प्रकार तुम भी दान दो। स्वामी विवेकानंद जी का यह विचार किस दर्शन के निकट है? तो प्रकृतिवाद के निकट है, क्योंकि गुलाब के बारे में बात हो रही है ना। अरविंद जो है, इनका जन्म कब हुआ था? अरविंद का जन्म हुआ था 1875 में। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है, श्री अरविंद घोष की शिक्षा किस पर आधारित है? तो किस चीज पर आधारित थी इनकी शिक्षा? मातृभाषा पर आधारित थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी मातृभाषा सब्जेक्ट ही चुना था इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में भी, यानी जो स्टार्टिंग वाली शिक्षा होती है, स्टार्टिंग वाली एजुकेशन होती है ना, उसमें भी। ठीक है, तो इनकी जो शिक्षा थी वो किस पर आधारित थी? मातृभाषा पर आधारित थी। और श्री अरविंद घोष ने प्रारंभिक शिक्षा में किस विषय को चुना था? मातृभाषा को चुना था। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। मातृभाषा के बारे में ना एक चीज और याद रखिएगा, जो गांधी जी है ना, उन्होंने भी बहुत ज्यादा स्टेटमेंट दिए मातृभाषा के बारे में, है ना। तो गांधी जी जो है आपने अगर यहीं पे पढ़ा है तो शायद हमारी सेकेंड जो टॉपिक था वो महात्मा गांधी ही था, है ना। तो वहां पर भी आपने पढ़ा होगा कि जो गांधी जी थे वो भी यही चाहते थे कि जो प्रारंभिक शिक्षा है बच्चों की उसमें मातृभाषा सब्जेक्ट में ही पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी किसी में नहीं। ठीक, चलिए, है ना। हमारे भी, हाँ, आपके क्लास है ना डेली ही होंगे, वो 1-2 दिन है ना मेरी तबीयत खराब थी तो इसीलिए नहीं हुई है। और आपकी क्लास अभी मैं छोटी छोटी ले रही हूँ, पर आपकी भी क्लास 12-13 तारीख के बाद में 1-1 घंटे की फुल क्लास हुआ करेगी, है ना। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अभी 3rd सेमेस्टर वालों के एग्जाम आने वाले हैं तो उनका थोड़ा सा मेरे ऊपर लोड ज्यादा है। 12-13 तारीख के बाद में आपकी क्लासेस फिर बहुत अच्छे से चलेंगी, क्योंकि मेरा मेन फोकस आप लोगों पर ही रहेगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्री अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन का जो आधार है वो क्या है?
ठीक है, तो देखो इन्होंने आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य और योग इन तीनों के बारे में बात करी है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरविंद घोष किस वाद के विचारक थे? किस वाद के विचारक थे? आदर्शवाद के विचारक थे, है ना। आइडियलिज्म पे ये बेसिकली वो करते थे, बिलीव करते थे, है ना। अब देखो आइडियलिज्म जो है या ये प्रयोजनवाद या यथार्थवाद जो है बेसिकली ये भी आपको बहुत पढ़ने हैं, है ना। तो थोड़ा सा अगर मैं डिस्कस करूं तो चलिए आइडियलिज्म आपका आंसर है, बस इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जब ये जो आएंगे हम तब वो और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, है ना। आदर्शवाद का मतलब क्या क्या होता है? जैसे कि जो भी अच्छे अच्छे व्यक्ति है ना, जैसे समझ लो विवेकानंद हो गए, है ना, या फिर महात्मा गांधी हो गए, तो या फिर ये खुद हो गए, है ना। तो इनके जो भी विचार थे अगर हम उनको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं उनको, तो इस चीज को हम बोलेंगे कि हम आदर्शवादी हैं, है ना। यानी कि जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, हम उनकी वाली चीजों को फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं चीजों से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसको हम आदर्शवाद बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से भारतीय शिक्षा का विरोधी कौन था? भारतीय शिक्षा का विरोधी कौन था? श्री अरविंद घोष ही थे, है ना। क्योंकि ये बोलते थे कि भारत में शिक्षा अच्छी नहीं है और उस टाइम पे अच्छी भी नहीं थी, तो इन्होंने सही भी बोला था। ठीक, श्री अरविंद घोष का जो दर्शन है वो क्या है? तो ये गेयवादी थे, यानी कि नॉस्टिक थे ये, तो गेयवादी थे जो अरविंद घोष जी थे। तो नेक्स्ट है, श्री अरविंद ब्रह्मा को किस रूप में मानते थे? यानी जो ब्रह्म है वो क्या है? ब्रह्म जो है वो वही सत्य है, ठीक है, ब्रह्म ही सत्य है और आत्मा जो है उसको भी ये ब्रह्मा का ही छोटा सा अंश मानते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूट नहीं होना चाहिए, किसने बोला है? अरविंद घोष ने ही बोला है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, श्री अरविंद के अनुसार ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है? यानी जो ब्रह्मांड है किसने बनाया है? ब्रह्मा ने बनाया है। नेक्स्ट है, श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते थे? तो आत्मा को क्या मानते थे कि आत्मा ब्रह्मा का ही एक छोटा सा अंश है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, श्री अरविंद ने अध्यापन कार्य कहाँ किया था? अध्यापन कार्य कहाँ किया था? इन्होंने बड़ौदा में, ठीक है, यानी टीचिंग जॉब जो थी इनकी कहाँ पर थी? वो बड़ौदा के अंदर। नेक्स्ट है, श्री अरविंद का जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था वो कहाँ पर स्थित है? पौंडीचेरी में स्थित है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अरविंद आश्रम जो है वो कहाँ पर है? वेरी गुड अमीशा, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरविंद का अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र जो है वो कहाँ पर है? पौंडीचेरी के अंदर है। अच्छा, ये तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, है ना। और नेक्स्ट है, अरविंद आश्रम जो है वो कहाँ पर है? तो ये भी पौंडीचेरी के अंदर ही था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट है, श्री अरविंद के, और हाँ ये अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं ना, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र है ना अरविंद का, है ना, वहीं पर ही इनका आश्रम भी है, ये दोनों जगह एक ही है ना। ये जो शिक्षा केंद्र है यहीं पर ही इनका एक छोटा सा आश्रम भी है ना, तो इसीलिए दोनों सेम जगह पे होंगे ही होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, श्री अरविंद के जीवन दर्शन के सिद्धांत कौन से हैं? कौन से हैं? कर्मयोग है, भक्ति है और समर्पण है, तीनों हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, श्री अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है? कर्मयोगिन का, तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है जो किस साप्ताहिक समाचार में अंतःकरण के 4 स्तर बताए हैं? अंतःकरण के 4 स्तर जो हैं वो कहाँ पर थे? तो कर्मयोगिन थी, जैसे कि मैं बता रही थी आपको ऊपर की, कर्मयोगिन जो है ये इनका बहुत ज्यादा फेमस इनका बेसिकली वो है पत्रिका है ना। तो जो कर्मयोगिन है उसके अंदर ही बताए हैं इन्होंने अंतःकरण के 4 लेवल या 4 स्तर। ठीक, चलिए नेक्स्ट और अंतःकरण जो होता है बेसिकली क्या होता है? वो जैसे कि हमें अंदर से जो वो आती है ना कि हाँ ये चीज करेक्ट होगी, उसको बोलते हैं हम अंतःकरण, है ना। नेक्स्ट है, श्री अरविंद घोष के किस महान ग्रंथ में सत्य के साक्षात्कार का वर्णन किया हुआ है? तो ये भी कर्मयोगिन में ही किया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट है, सामाजिक विकास के चक्र में श्री अरविंद घोष ने कितने सोपान बताए हैं? तो इन्होंने 4 सोपान बताए हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अंतःकरण के स्तर कितने बताए हैं? 4 बताए हैं, है ना। ये तो अभी हम ऊपर भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आध्यात्मिक आंतरिक स्वतंत्रता ही एक पूर्ण मानव उत्पन्न कर सकती है, ये किसका कथन है? किसने बोला है ये? तो अरविंद घोष ने ही बोला है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन साइकिल जो बुक है वो किसने लिखी है? तो ह्यूमन साइकिल भी अरविंद घोष ने ही लिखी है, डी ऑप्शन हमारा
ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है श्री अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की सर्वोत्तम शक्ति है। ठीक है, ये जो चीज है ये कहाँ पर लिखी हुई है, तो इन्होंने एक बुक और लिखी है जिसका नाम है एसेस ऑन द गीता भाग 2। ठीक है, क्योंकि इन्होंने गीता के ऊपर भी बुक लिखी हुई है ना। क्या आप मैड पता नहीं क्या बोल रहे हो, आपको समझ ही नहीं आया, हट गया वो कमेंट, है ना। प्रतिभा तुम तो टॉपर हो, अच्छा ओके ठीक है, चलिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो एसेस ऑन द गीता भाग 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी तालीमी संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, है ना। यानी जो हिंदुस्तानी तालीमी संघ है वो कब स्टैब्लिश हुआ था या कब ये बना था, तो ये कब बनाया था 1939 को। देखो यहाँ तक जितने भी आपके अरविंद घोष वाले क्वेश्चन थे ना ये सारे के सारे फिनिश हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं होते हैं पर उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा 1939 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में शिक्षक दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो कब से हुई है, यानी कब सबसे पहली बार मनाया गया था शिक्षक दिवस, है ना। तो 1962 में मनाया गया था सबसे पहले शिक्षक दिवस। ठीक, नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है, कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है। एक है समवाय पद्धति यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तो है ना। और स्वावलंबन भी है, शिल्प केंद्रित शिक्षा भी है, जो साहित्यिक शिक्षा है वो मुख्य सिद्धांत नहीं है ना। तो हमारा यहाँ पर जो डी ऑप्शन है यही हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रियों के प्रशिक्षण में क्या नहीं किया जाता, है ना। इंद्रियों के प्रशिक्षण की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इंद्रियों के प्रशिक्षण का मतलब क्या हुआ कि इंद्रियां बेसिकली जो होती हैं वो क्या होती है, सेंस को बोलते हैं, जो हमारे सेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं हम इंद्रिय या फिर इंद्रियां, है ना। एमएड है एजुकेशन में। मैम क्या आपने एमएड की है एजुकेशन में? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। शाइसा जैस्मीन, बिल्कुल ठीक है। देखो इंद्रियां जो होती है ना वो बेसिकली सेंसेस होते हैं, है ना। और सेंस जो होते हैं वो 5 होते हैं, सबको पता होगा, है ना। और 5 कौन कौन से होते हैं, तो जिससे हम देखते हैं वो हमारी आंखें हो गई, जिससे हम सूंघते हैं वो हमारी नाक हो गई, और जिससे हम टेस्ट लेते हैं वो हमारी टंग हो गई, जिससे हम सुनते हैं वो हमारे कान हो गए, और जिससे हम किसी भी चीज को फील करते हैं, मतलब गर्म है, ठंडा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, इस चीज का पता हमें कहाँ से लगता है, हमारी स्किन के थ्रू, है ना, हमारी जो त्वचा है उसके थ्रू। तो ये 5 हमारे सेंसेस होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी चीज के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, है ना। अगर ये सेंसेस हमारे पास नहीं हो तो हमें कुछ पता नहीं चल सकता, ठीक है, चाहे हमारे पास कितना ही दिमाग हो, लेकिन अगर हमारे पास ये सेंसेस नहीं है तो हमारे पास ज्ञान भी नहीं है, ये समझ लो, है ना। तो क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के प्राइमरी सोर्स यही ही होते हैं जो हमारी इंद्रियां होती हैं, है ना। तो इंद्रियों का जो प्रशिक्षण दिया जाता है, इंद्रियों की जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो उस टाइम पे क्या नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हीं चीजों का तो दिया जाएगा, यही तो 5 सेंसेस हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया कि ये तो भाई किया जाता है ना। और नेक्स्ट है अनुभव को यथार्थ बनाया जाता है। देखो यथार्थ का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा जैसे कि यथार्थ का मतलब होता है रियल में करवाना उस चीज को, ठीक है, चलिए, है ना। तो अनुभव को यथार्थ बनाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसको रियल बनाना है ना। जैसे समझो हमने किसी से सुन लिया कि जो चाय होती है वो गर्म होती है, आइसक्रीम ठंडी होती है ना। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ठंडा क्या होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइसक्रीम को छू के देखना पड़ेगा, और छू के हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाली जो फीलिंग है जो हमें आइसक्रीम को छू करके आ रही है इसको हम ठंडा बोलते हैं, ठीक है। तो अनुभव को यथार्थ बनाया जाता है। इंद्रिय सुख दिया जाता है नहीं, ठीक है, सुख नहीं दिया जाता। इंद्रिय सुख का मतलब क्या हो गया, आंखों से सुख दो या कानों से सुख दो, है ना, तो वो नहीं दिया जाता है। ज्ञान इंद्रियों को सबल बनाया जाता है, यानी कि ज्ञान इंद्रियों को और ज्यादा अच्छा बनाया जाता है। बिल्कुल ज्ञान इंद्रियों को और ज्यादा अच्छा बनाया जाता है ना। जैसे कि अगर मैं इसकी एक बात बोलूं आपको, जैसे कि जो बच्चे होते हैं, है ना, जैसे जिन बच्चों ने जन्म लिया है, जो अभी एक महीने का ही है या समझो 10 दिन का ही है ना, 10 दिन के बच्चे को है ना आप साइडों में ना कुछ बजाते रहो, आवाज करते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय है वो अभी मतलब वो नहीं हुई है, अभी मतलब बेसिकली एक्टिव नहीं हुई है ना। तो अभी उसको आप कुछ भी बजाते रहो, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। वो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मुंह बनाए, पर जिधर से आवाज आ रही है वो उधर देखेगा नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चा 1.5 महीने 2 महीने का हो जाता है ना, तो तब आप कहीं पे आवाज करोगे ना, मतलब साइड में अगर ताली वाली भी बजाओगे तो जिधर से आवाज आ रही होगी वो उधर ही देखता है। क्यों देखता है, क्योंकि अब जो उसकी सुनने वाली इंद्रिय है, यानी जो कान है, वो एक्टिव होने लगे हैं,
है ना। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जो बच्चा है उसके सामने आप कुछ भी लेके जाओ, टॉफी लेके जाओ जो 1 महीने का बच्चा है उसको पता ही नहीं होगा कि मैं हाथ उठा के इसको ले सकता हूँ, है ना। धीरे धीरे उसको पता चलता है ना, जब वो 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का हो जाता तब जाके उसको पता चलता है ना। स्टार्टिंग में बच्चे को खड़ा कर दोगे, उसको पैर ही बढ़ाने नहीं आएंगे, उसको पता ही नहीं है कि पैर में आगे बढ़ाऊंगा तो मैं वहां जा सकता हूँ, है ना। तो ये जो हमारी जितनी भी इंद्रियां होती हैं बेसिकली इनको हम सबल बनाते हैं, और जो बच्चे के साथ हम एक्टिविटीज करते हैं, मतलब ये मत सोचो कि बच्चे को हम खिलाते हैं तो बस ऐसे ही खिला रहे हैं, जो हम खिला रहे हैं ना वो हम एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे के साथ, ताकि उसके जो सेंसेस हैं वो एक्टिव हो जाएं। बेसिकली हमारा किसी का भी ये फोकस नहीं होता कि हम बच्चे के सेंस को एक्टिव करना चाहते हैं इसलिए हम उसको खिला रहे हैं, जैसे जो दादियां खिला रही हैं बच्चे के, या दादाजी खिला रहे हैं, या उसके और भी चाचू, बुआ, मासी वगैरह खिला रहे हैं, तो वो ये सोच के थोड़ी खिला रहे हैं कि इसके सेंसेस सही होंगे, वो तो ऐसे ही खिलाते हैं। पर उससे क्या होता है, जो बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट होता है, उसके सारे के सारे जो सेंस होते हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें करी जाती है। क्या नहीं करा जाता है, इंद्रिय सुख नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर ये यही ही पूछ रहे हैं कि इंद्रियों के प्रशिक्षण में क्या नहीं किया जाता, तो क्या नहीं किया जाता, इंद्रिय सुख नहीं दिया जाता, इसीलिए जो हमारा सी ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के किस उद्देश्य को वर्णित किया गया है, तो ज्ञान इंद्रियों के विकास को ही करा गया है यहाँ पे, है ना। तो सी डी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है, यह परिभाषा किसने दी है, किसने बोला है, ये पीडी जुआल ने ही बोला है ना। सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, समाज में जो परिवर्तन होते रहते हैं, है ना, वो एक जटिल तत्व है। ऐसा नहीं होता कि समाज में परिवर्तन एक साथ हो जाएंगे, है ना। जैसे आपने अपनी दादियों का जमाना देखा होगा, उस टाइम पे तो लड़कियां इवन पढ़ती भी नहीं थी, है ना, पढ़ने भी नहीं जाती थी, घर में ही सिर्फ काम वाम करती रहती थी। फिर आपने थोड़ा अपने मम्मी वाला टाइम पीरियड देखो, उसमें औरतें पढ़ती थी, आराम से ग्रेजुएशन वगैरह कर रही हैं, पर ज्यादा जॉब नहीं कर रही है ना। जॉब सिर्फ 5% ही फीमेल करती है, जो हमारी मम्मी वाली जनरेशन थी उसमें 5% भी नहीं इवन, है ना, वरना 5% रख सकते हैं। बाकी 95% जो बचे उनमें से भी 20% नहीं पढ़ रही थी फिर भी, है ना। और बाकी की जो बच्ची वो पढ़ भी रही हैं लेकिन वो जॉब भी नहीं कर रही है ना, वो मतलब घर में हाउसवाइफ बन के रह रही है। तो ये था। और अब का टाइम अगर आप देखोगे तो मेरे को लग रहा है कि पढ़ तो 100% रही है, और 99% रख सकते हैं कि पढ़ाई हो ही रही है ना। अगर बहुत ही ज्यादा बेकार गाँव को छोड़ दो तो इवन गाँव में भी आजकल पढ़ ही रही है सारी की सारी लड़कियां, है ना। 10th 12th तक तो हर कोई पढ़ ही लेता है ना। ग्रेजुएशन भी कर ही लेते हैं गाँव वाली लड़कियां भी, मतलब मैं इतने सारे उनको जानती हूँ, तो कर ही लेते हैं, ग्रेजुएशन भी आराम से कर लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जॉब का भी अगर आप देखोगे तो वो भी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इवन जो गाँव के है ना वो भी बहुत ज्यादा मतलब जो लड़कियां हैं गाँव वाले जो होते हैं, है ना, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, दोनों ही इतने ज्यादा वो फोकस्ड होते हैं कि उनको जॉब करना है और अच्छा जॉब चाहिए, ये करना है वो करना है। तो है ना, अभी देखो आपकी कितना ज्यादा चेंज हो गया है। अभी ऐसा तो है नहीं कि कल कुछ और था आज कुछ और हो गया, है ना, या 2 साल पहले तो कुछ और था 2 साल बाद कुछ और हो गया, ऐसा नहीं है। सामाजिक परिवर्तन जो होता है उसमें सालों लग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए बोला गया कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है, तो ये पीडी जुआल ने बोला था। नेक्स्ट है, किसने कहा था शिक्षण कार्य पेशा नहीं बल्कि जीने का रास्ता है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने ही बोला है। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।